गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में। तो जहाँ तक की बात करते हैं आपके बोर्ड का एग्ज़ाम में, तो उसमें बायो का काफ़ी वेटेज है, जिसमें से आपके 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से आते हैं। तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहते हैं, बायोलॉजी में उनके क्वेश्चंस गलत ना हो, पूरे के पूरे मार्क्स उनके आए हैं 30 आउट ऑफ 30, उनके लिए ये वीडियो है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वैसे भी आजकल ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, तो वैसे भी आप लोगों का मन तो लग नहीं रहा होगा पढ़ने में, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी होगी। जो बच्चे अभी भी सो रहे हैं इस ठंड के मौसम में, तो वो जग जाएं, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो आपके पास सिर्फ जनवरी मंथ का ही टाइम है, फेब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो उठिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि समय एक बार अगर समय निकल जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको पछतावा ही रहेगा आपके पास। आप लोग अक्सर सुने होंगे यह कहते हुए, समय और समझ दोनों एक साथ बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं। अक्सर ये होता है समय पर समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तो समय नहीं रहता। अभी आपके पास टाइम है, आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके पास समय भी है और आपको समझना भी है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, किस तरह से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड्स में ला सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी का हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो आइए समझते हैं इस लाइफ प्रोसेस में। सबसे पहले हम अपने सराउंडिंग की बात करें तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ओशियन है, बहुत सारे चेयर टेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिविंग है, कुछ ऐसी हैं जो नॉन लिविंग है। तो इन सभी चीज़ों में से इन एवरीथिंग जो भी कुछ हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट है, कैसे पहचानेंगे कि ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है। तो उनको पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है, जो लिविंग थिंग होंगी वो मूवमेंट कर सकती हैं, ग्रोथ कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, और उनमें सेंसिटिविटी भी पाई जाती है। किसी भी स्टिमुलस को वो रिसीव भी कर सकती हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, वो ना तो ग्रोथ कर सकते हैं, ना ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और ना ही मूवमेंट कर सकते हैं। ये मेन डिफरेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग को पहचानने का। अब इसके अलावा हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस में कवर करने वाले हैं। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है, न्यूट्रिशन क्या है एंड इसके टाइप्स क्या है वो पढ़ेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से क्या है उसको देखेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या है वो पढ़ेंगे, एंड अमीबा में कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है वो देखेंगे, एंड पार्ट्स क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, और उन सभी पार्ट्स के फंक्शन क्या है वो देखेंगे। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेस का। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिविंग थिंग मूवमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, कॉन्शियसनेस होता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग में नहीं होते हैं। नॉन लिविंग में ना तो ग्रोथ होगा, ना तो रिप्रोडक्शन होगा, ना तो मूवमेंट होगा, ना ही उसमें कोई मेटाबॉलिज्म होगा, ना ही उसमें सेंसिटिविटी पाई जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस। तो आइए देखते हैं लाइफ प्रोसेस में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेस में आपके ये 4 आ जाएंगे। फर्स्ट तो न्यूट्रिशन, सेकंड बात करें तो रिस्पिरेशन,
थर्ड नंबर पर आपका आ जाएगा एक्सक्रेशन एंड फोर्थ नंबर पर आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो इस लाइफ प्रोसेस में हम इन चारों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए डिटेल से जानते हैं। न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस क्या है एंड न्यूट्रिशन है क्या। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो भी फूड को ऑब्टेन किया जाता है और उनको यूटिलाइज किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट जो है वो न्यूट्रिशन का ही कंपोनेंट होता है, वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में जो यहाँ पर रिस्पिरेशन है उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट की तरफ उसको क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। आउट की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अंदर जाता है, ग्लूकोज के साथ वो रिएक्शन करके उसका ब्रेक डाउन करता है, जिससे हमारी जो सेल है वो क्या करती है, रिस्पिरेशन करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जो भी फूड वगैरह हम लेते हैं, मान लीजिए आपने जो भी न्यूट्रिएंट लिया आपके एलिमेंट्री कैनाल में गया, आपके एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के थ्रू आपके पूरे बॉडी में वो न्यूट्रिएंट पहुंच जाते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपका ब्लड एंड इसके अलावा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, लिम्फ क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन क्या है, हमारे बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होंगी, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा होगा, कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसका ब्रेकडाउन हो रहा होगा, कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका फॉर्मेशन हो रहा होगा। जाहिर सी बात है अगर रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रहा है तो वहाँ पर बहुत सारे कुछ ऐसे वेस्टेज होंगी, मेटाबॉलिक वेस्टेज, उनको बाहर आने के लिए क्या हम लोग पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं उसका एलिमिनेशन होता है। ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर वो प्लांट और एनिमल दोनों में हम लोग यहाँ पर एक साथ स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेस में। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस के। देखिए अब यहाँ पर बात आती है कि जो भी यहाँ पर हमारी बॉडी चाहे रिस्पिरेशन करे या फिर वो एक्सक्रीशन करे या फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारी बॉडी बनी किसकी है, मल्टी सेलुलर होती है हमारी बॉडी, बिलियंस ऑफ सेल की बनी हुई है हमारी बॉडी। तो हमारे बॉडी में हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग सिस्टम है। रिस्पिरेशन के लिए रिस्पिरेटरी सिस्टम है एंड एक्सक्रीशन के लिए नाइट्रोजनस वेस्टेज के रिमूवल के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम है। इसके अलावा हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमारे बॉडी में जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन सब में ये सभी सिस्टम अलग अलग है। वहीं पर बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर में बेसिकली हम लोग बात करते हैं जैसे कि अमीबा। जो अमीबा होता है ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। अब इस एक सिंगल सेल में इसमें ऑल प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस है उस सब का सब एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा होगा, चाहे वो आपका न्यूट्रिशन हुआ या फिर रिस्पिरेशन हुआ या फिर एक्सक्रीशन हुआ, ऑल प्रोसेस परफॉर्म यूनिसेलुलर। जो आपका सिंगल सेल है, जो आपका अमीबा है वो सिंगल सेल का बना हुआ है। ये सारा का सारा प्रोसेस एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा होगा। वहीं पर बात करते हैं मल्टी सेलुलर का, तो आपके ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो एनिमल हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो यहाँ पर प्लांट है वो भी मल्टी सेलुलर है। तो इन सब में ह्यूमन बीइंग में तो मैंने आपको बता दिया इसका कौन कौन सा सिस्टम है, कौन कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं प्लांट का। प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में अगर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का, फूड फॉर्मेशन का, इसका मेन काम कौन कर रहा होता है, लीव्स कर रहा होता है। वहीं पर बात करते हैं इसके
वाटर के एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन का, तो उसका काम यहाँ पर रूट कर रहा होता है। तो आपने देखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सिस्टम पाए जा रहे हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि आपने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो कि एक सिंगल सेल का बना हुआ है, तो ऑल फंक्शन सिर्फ एक सिंगल सेल यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन क्या है एंड उसके जो है न्यूट्रिएंट्स क्या है एंड न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट क्या क्या है, ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन कैसी प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। न्यूट्रिशन कैसी प्रोसेस है? यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू फूड को ऑब्टेन किया जाता है एंड यूटिलाइज किया जाता है, वही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। देखिए, द प्रोसेस बाय व्हिच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइजेज द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू फूड को ऑब्टेन किया जाता है एंड यूटिलाइज किया जाता है, वही आपका क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है। जो न्यूट्रिएंट्स है जो आप फूड लेते हैं, फूड को ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? यह न्यूट्रिशन का कंपोनेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इनका आप जो न्यूट्रिएंट लेते हैं, जो फूड लेते हैं, उसके रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो उसका रिक्वायरमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बॉडी टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए, और भी ये क्या काम परफॉर्म करती है? ये एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करती है, जिससे हम किसी भी काम को पूरी इफिशियंसी के साथ कर सके। इसमें बात करते हैं न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट का। तो न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब के सब क्या है? इस न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट है, इस फूड के कंपोनेंट है। अगर आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखना है तो आपको बैलेंस डाइट लेना होगा कि आपको कितना डेली कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, कितना विटामिन्स लेना है, कितना मिनरल्स लेना है एंड कितना आपको वाटर इनटेक करना है पर डे। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है कि मीन्स कि बैलेंस डाइट की अगर बात करें तो ये सब एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आपका नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनमें अलग अलग टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो आइए बात करते हैं प्लांट में किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा एंड एनिमल में किस टाइप का होगा, उसको समझते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप, नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, तो इसमें वो सभी प्लांट आ जाएंगे जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। देखिए, नेक्स्ट आपका बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी अदर प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑफ 3 टाइप, नंबर 1 सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 3 होलोजोइक न्यूट्रिशन। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ये कौन लेते हैं? प्लांट लेते हैं। तो इसमें देखिए, प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मीन्स कि ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, किससे? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, वही क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आइए समझते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। यहां पर थोड़ा सा प्रिंट होने में दिक्कत हो गई है, इसको हम चेंज कर देते हैं। यहां पर बात करते हैं तो आपका रिएक्शन देखते हैं तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां से लाइट एनर्जी आती है किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, देन यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है ग्लूकोज का, देखिए 6 CO2 प्लस 12 H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। यह आपका रिएक्शन है किसका, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, फोटोसिंथेसिस का। अभी आगे हम लोग और भी डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 फोटो ऑटोट्रॉफ, नंबर 2 कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं तो ये जो न्यूट्रिशन है वो किसके प्रेजेंस में होता है, तो वो आपका लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होता है, जो कि बेसिकली किस में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं। वहीं पर बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, तो जो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो केमिकल एनर्जी के प्रेजेंस में होता है, जो कि सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में हो रहा है, जबकि कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन केमिकल एनर्जी के प्रेजेंस में हो रहा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में लाइट एनर्जी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल एनर्जी का यूज होता है। बेसिकली कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को कहाँ मिलता है, तो सल्फर बैक्टीरिया में मिलता है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर प्लांट्स एंड एनिमल पर डिपेंड करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑफ 3 टाइप, नंबर 1 सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 3 होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ऐसे न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। एंड जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ईस्ट में, मशरूम में, ये सब के सब क्या है, फंगी। तो आपको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहाँ पर देखने को मिलेगा, फंगी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, होस्ट से ऑब्टेन करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है ये बेसिकली कहाँ पर देखने को मिलेगा, टेप वर्म में देखने को मिलेगा एंड किस में देखने को मिलेगा, लाइस।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन का। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन ये क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन हम उसे कहेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट को क्या करते हैं, उसका इंजेक्शन करते हैं, फिर बॉडी के अंदर ही उसका ब्रेकडाउन होता है, देन उसी को हम क्या बोल देंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेसिकली ये किस में पाया जाएगा? ह्यूमन बीइंग में पाया जाएगा, कैटल्स में पाया जाएगा एंड अमीबा में। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन ह्यूमन में एंड अमीबा में पाया जाएगा, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये सभी प्रोसेस परफॉर्म करे, जैसे कि इंजेक्शन मीन्स फूड को निगलना, और इसके अलावा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस जो परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, कैसे टाइप का न्यूट्रिशन बोलेंगे हम? होलोजोइक टाइप का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यही है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द एनिमल टेक्स कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड और होल मटेरियल एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द बॉडी इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो कि कौन कौन परफॉर्म करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स बोले तो काऊ। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो किस पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए? सिर्फ प्लांट से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे एनिमल को हर्बीवोर्स कहेंगे। तो आप लोगों ने काऊ को देखा होगा, ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मोस्टली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहाँ से अपना फूड लेते हैं। एंड कार्निवोर्स जो है वो क्या होते हैं? जो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करे? हर्बीवोर्स पर डिपेंड करे, उसे क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। जैसे कि आपका क्या आ जाएगा? लायन। नेक्स्ट बात करते हैं ओमनीवोर्स का। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? ओमनीवोर्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से भी ले, और वो अपना न्यूट्रिशन किससे ले? हर्बीवोरस एनिमल से भी ले। वो सब क्या कहलाएंगे? आपके ओमनीवोर्स कहलाएंगे। जैसे कि रैट। रैट क्या है? जो रैट होते हैं ये सीड भी खाते हैं, एंड इसके अलावा अगर बात करें तो ये और भी किस पर डिपेंड करेंगे? जैसे कि ये कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएंगे? ओमनीवोर्स। अब यहाँ पर देखते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? ये ब्रेड है जो कि काफी टाइम से रखे होने की वजह से ये ब्रेड कैसा हो गया है? खराब हो गया है। यहाँ पर फंगी ग्रो कर गई है। देखिए ये यहाँ पर आपको ग्रेइश अपीयरेंस दिख रहा है। ये फंगी यहाँ पर ग्रो कर गई है और ये ब्रेड को कैसा कर दी है? यह ब्रेड को बेकार कर चुकी है और उससे अपना न्यूट्रिशन भी ये ले रही है, फंगी। तो कुछ इस तरह से जो आपको दिखता है वो क्या ग्रो कर गया है? वो फंगी ग्रो कर गया है। तो अगर फंगी के हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा वो, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको फंगी में देखने को मिलेगा। फंगी में ही सब आ जाएंगे आपके। ईस्ट है, मशरूम है, ये सब के सब क्या होते हैं? फंगी होते हैं। ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमने आपको बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? किसी हॉर्स से लेंगे, वही आपके क्या कहलाएंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि बात करते हैं, ये आपको क्या दिख रहा है? ये है लाइस। ये लाइस क्या है? ये कोई ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि आप लोग हो सकते हैं। आजकल ठंड में आप लोग नहाते नहीं हैं, जिसके वजह से आप लोगों के बालों में क्या हो जाते हैं? लाइस, जिसे क्या बोलते हैं? जू। अब ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? आपके हेड से वो वहाँ से मील को लेंगे, ठीक है, तो उस मील से अपना ये न्यूट्रिशन लेते हैं, लाइस। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया लाइस ऑन ह्यूमन। लाइस ऑन ह्यूमन। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टिक एंड डॉग। ये आप लोगों ने देखा होगा, आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है घर में डॉगी को रखने का, बहुत लोगों का शौक बन चुका है।
तो आप लोग कभी कभी देखते होंगे अगर इस डॉगी के साफ सफाई पर ध्यान ना दिया जाए तो आपको इनके बॉडी पर इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जो कि टिक होते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका हो गया, ये जो टिक है ये अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, इस डॉग से ले रहा है। तो टिक ऑन डॉग। तो आप लोगों को समझ में आ गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, लाइस ऑन ह्यूमन, एंड सेकंड एग्जांपल क्या है, टिक ऑन डॉग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लीफ के बारे में हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम लीफ के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे तभी हम ये समझ पाएंगे एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो बात करते हैं ये लीव्स है, लीव्स का क्रॉस सेक्शन लिया गया है। यहाँ पर लीफ का जो पार्ट कट करके लिया गया है वो कैसे लिया गया, लीव्स को यहाँ पर कैसे, ये देखिए ये लीव्स, ये आप लोग देख रहे हैं ये लीव्स है। इस लीफ को इस तरह से कट, अब इस लीफ को आप जो है ऐसे भी कट कर सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन इस लीफ को कट कैसे किया गया है, इस तरह से कट करके, मैं ऐसे ही तोड़ लेती हूं, इस तरह से इसे कट किया गया है। इस लीव्स को आपको ना तो ऐसे देखना है ना तो ऐसे देखना है, इस लीव्स को यहां सामने से देखना है, ऐसे ऐसे यही वाला व्यू यहां पर दिखाया गया। देखिए ये लीव्स है, कुछ इस तरह से इसका पार्ट लिया गया है, कुछ इस तरह से हमें इस लीफ को देखना है। ये जो लीव्स का अपर सरफेस है, ये लीव्स का लोअर सरफेस है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए देखते हैं, यहां पर देखिए ये जो लीफ का क्रॉस सेक्शन है, जब आप माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये जो है आपका ये लीफ का अपर एपिडर्मिस है, ये जो आपको दिखाया गया है ये लीफ का लोअर एपिडर्मिस है, और यहाँ ये जो सब बीच में दिखाया गया है ये सब मेसोफिल सेल हैं। ये जो मेसोफिल सेल हैं इन्हीं के ऊपर ये बीच बीच में जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है ये सब के सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैं। अब अगर हम आपसे पूछें कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो सबसे पहले आप क्या बताते हैं, लीव्स के सरफेस पर होता है। अब हम पूछें लीफ के सरफेस में एग्जैक्ट कहाँ पर होता है, तो आप क्या बोलेंगे, मेसोफिल सेल में। फिर मैं आपसे पूछूं उस मेसोफिल सेल में कहाँ पर होगा, तो आप कहेंगे इस क्लोरोप्लास्ट में होगा, इस क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में भी बेसिकली अगर बात करें तो कहाँ पर होगा, वहाँ पर कुछ पिगमेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट हो गए, तो ये सब कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर है ये। यहाँ पर देखिए ये मेसोफिल सेल है, इधर इसे बोलते हैं जो अपर साइड में है इसे बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, और इधर लोअर वाले को बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है ये गार्ड सेल दिखाया गया है। अच्छा, इस लीफ में थोड़ा सा समझते हैं। इस लीव्स में ये जो बीच वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। ये जो हरा वाला पार्ट है ये, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, लेमाइना बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, लेमाइना या लीफ ब्लेड बोलते हैं। यहाँ इस बीच में, अब आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें देखते हैं ये जो बीच में आपका मिडरिब है और यहाँ से इधर पतले पतले से आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे नेटवर्क लाइक, वो क्या होते हैं, इस तरह से वेन्स होते हैं। और यहाँ इस मिडरिब से ही कौन पास हो रहा होता है, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, एंड फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये क्रॉस सेक्शन लीफ का। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। अगर बात करते हैं ग्रीन प्लांट का, तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या है,
फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है तो आप क्या कहेंगे? लीव्स में होता है। लीव्स में कहां होता है? मेसोफिल सेल में होता है। मेसोफिल सेल में कहां होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, वहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। तो आइए समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है जो आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए यह आपका एक प्लांट दिखाया गया है। इस प्लांट में देखिए कि ये प्लांट अपना फूड बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेता है? तो रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं? जैसे कि रॉ मटेरियल नंबर 1 आपका क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट कहाँ से ले रहा है? इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट ले रहा है, ये लीव्स ले रहा है। एंड नेक्स्ट आपका आता है रॉ मटेरियल, सेकंड नंबर पर वो है वाटर। बात करते हैं वाटर का, तो सवाल आता है कि ये जो प्लांट है वाटर कहाँ से लेते हैं? तो प्लांट का जो रूट होता है, वो जो प्लांट का मेनली रूट है वही एब्जॉर्प्शन करता है किसका? इस वाटर का। अब इस रूट से वाटर एब्जॉर्ब होकर कहां पर पहुंचता है? लीव्स तक पहुंचता है। इन्वायरमेंट से इस प्लांट को क्या मिल चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड। रूट के थ्रू यहां पर क्या आ चुका है? वाटर आ चुका है। थर्ड नंबर की बात करते हैं, यहां पर आपका रॉ मटेरियल क्या है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहां से मिलता है प्लांट को? तो वो सन से मिलता है, सूर्य से मिलता है। एंड इस लीफ में ही क्या प्रेजेंट है आपका? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। अब यहीं पर लीव्स में क्या होगा? यहीं पर फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज का, शुगर का। तो आइए देखते हैं। तो बेसिक डिफिनेशन आप लोग समझ चुके हैं। जो ऑटोट्रॉफी का डिफिनेशन है वही होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसके लैंग्वेज में देखेंगे जो बहुत ही आसान डिफिनेशन होगा फोटोसिंथेसिस का। तो आइए समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है यहां पर? शुगर। ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड from inorganic compound. इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। in the presence of sunlight and chlorophyll, is called photosynthesis. यहां पर रिएक्शन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। 6CO2 प्लस 12H2O किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के प्रेजेंस में इस तरह से डिनोट कर सकते हैं लाइट एनर्जी को। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल।
और यहाँ पर क्या बन जाता है आपका C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये जो आपका 6H2O है, ये ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है आपका। तो देखिए, अब आपसे यहाँ से पूछा जाए कि इसमें से रॉ मटेरियल कौन कौन सा है, इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन सा है। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर लेते हैं रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल की अगर बात करें फोटोसिंथेसिस में, तो रॉ मटेरियल क्या क्या है आपका, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। रॉ मटेरियल नंबर 1 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, नंबर 2 पर आपका वाटर है, नंबर 3 आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है, वाटर कहाँ से मिलता है, रूट के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट, एंड सनलाइट कहाँ से मिलता है, तो सन से मिलता है। एंड 4th नंबर पे आपका आ गया क्लोरोफिल। ये सब के सब क्या है, रॉ मटेरियल है। फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल आपका कौन कौन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर है, ठीक है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का, सबसे पहले यहां पर क्या होता है, स्लीप में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। ये स्टेप है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो क्या करता है, यहाँ पर लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन क्लोरोफिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहीं पर लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, और यहीं पर स्प्लिटिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। एंड थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। थर्ड स्टेप में आप क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या है, आइए समझते हैं थोड़ा सा। ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन की वजह से +4 आ जाएगा, और यहाँ पर शुगर पर आपका कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बोहाइड्रेट का, जहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट होगा तो वहाँ पर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए +4 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 में आ रहा है, +4 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 में आ रहा है, देन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन। आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो थर्ड स्टेप में आपका यही कह रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये सभी की जो भी स्टेप है, ये सब आपके कहाँ पर हो रहे होंगे, लीव्स में। सबसे पहला स्टेप क्या है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सेकेंड स्टेप क्या है, उस लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, और वाटर का स्प्लिटिंग होना, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होना, किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये 3 स्टेप है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ले रही हूं, जहां पर आपको थोड़ा सा मैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन का यहां पर बता देती हूं। तो ये आपका मैंने जैसा कि बताया, जो फोटोसिंथेसिस होता है एग्जैक्टली कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में। आइए समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमने यहां पर स्ट्रक्चर लिया है, ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये है क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड।
तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको दिखाया गया है ये क्लोरोप्लास्ट है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। अब हम लोग बात करते हैं इस क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ, फोटोसिंथेसिस का शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, PHS, ये है फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ पर होता है, एग्जैक्ट क्लोरोप्लास्ट में। आइए समझते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाया है ये क्लोरोप्लास्ट है एंड इस क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा, ग्रेना एंड स्ट्रोमा लेमिली। ये अभी हमने मेम्ब्रेन बनाया है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो स्पेस आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेना। ये जो आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये ग्रेना है। देखिए ये जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ग्रेना है। ये क्या है आपका, अगर इसके एक कॉइन की बात करें, इस एक कॉइन की बात करें तो इसे बोलते हैं थैलाक्वाइड। ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड को ही क्या बोलते हैं, ग्रेना। पानी पी लें थोड़ा हम। बेटा मैंने क्या बोला, ये जो ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड है इसका ये जो आपका एक कॉइन दिख रहा है ये आपका एक कॉइन क्या है, ये थैलाक्वाइड है। ये क्या है, थैलाक्वाइड है। ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड को क्या बोलेंगे, ग्रेना। ये एक दूसरे पर थैलाक्वाइड कॉइन के फॉर्म में अरेंज होता है। एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, तो वो है आपका स्ट्रोमा लेमिली। ये है स्ट्रोमा लेमिली। अब देखिए मैंने आपको बोला था ये जो क्लोरोप्लास्ट है जहां पर ग्रेना एंड स्ट्रोमा लेमिली प्रेजेंट है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, उस स्पेस को बेटा क्या बोलते हैं, तो उस स्पेस को स्ट्रोमा बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, वैसे ही यहां पर क्लोरोप्लास्ट के स्पेस को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। अब आइए देखते हैं कहां पर लाइट रिएक्शन चलती है, कहां पर डार्क रिएक्शन। तो बात करते हैं बेटा इस ग्रेना का, इस ग्रेना में कौन सा रिएक्शन चलती है बेटा, तो इस ग्रेना में लाइट रिएक्शन चलती है। फर्स्ट लाइट रिएक्शन एंड यहीं पर ATP एंड NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। यहीं पर ATP एंड NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। और यहीं पर ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, O2 रिलीज। ऑक्सीजन कहां पर रिलीज होता है, ग्रेना में। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रोमा का।
स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन चलता है? यहाँ पर डार्क रिएक्शन चलता है। और जो डार्क रिएक्शन है वो डिपेंड किस पर करती है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर। इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट एनर्जी। प्रोडक्ट ऑफ लाइट एनर्जी बोले तो एटीपी एंड NADPH2 पर डिपेंड करता है एंड यहां पर शुगर का फॉर्मेशन होता है। शुगर का फॉर्मेशन कहां पर होता है? स्ट्रोमा में। देखिए, लाइट जो ग्रेना में लाइट रिएक्शन चलती है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती है। ग्रेना में एटीपी NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रोमा में एटीपी एंड NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। ग्रेना में ऑक्सीजन रिलीज होता है, स्ट्रोमा में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है एंड स्ट्रोमा में शुगर का फॉर्मेशन होता है बट ग्रेना में नहीं होता है। ये तीन पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं ग्रेना एंड स्ट्रोमा के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमेटा का। जो स्टोमेटा होता है ये आपको लीव्स दिखाई गई है। इस लीव्स के सरफेस पर ही, इस लीव्स के एपिडर्मिस पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा। ये देखिए, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। कुछ इस तरह से स्टोमेटा दिखेगा। जो स्टोमेटा है ये टीनी पोर्स स्मॉल पोर होता है जो प्रेजेंट कहाँ पर होता है? लीव्स के एपिडर्मिस पर। तो स्टोमेटा क्या है? ये टीनी पोर्स या फिर स्मॉल पोर्स होता है जिसके हम लोग लोकेशन की बात करते हैं तो इसका लोकेशन क्या है? ये लीव्स के एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होता है। अगर बात करते हैं स्टोमेटा के शेप का तो स्टोमेटा का शेप क्या होता है बेटा? देखिए जरा, स्टोमेटा का जो शेप होता है ये बीन शेप या फिर किडनी शेप होता है। बात करते हैं इनके फंक्शन का, तो इनका फंक्शन क्या क्या होता है? फर्स्ट तो बात करेंगे किसका? गैसियस एक्सचेंज। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है? गैसियस एक्सचेंज। एंड नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या होता है बेटा? ट्रांसपायरेशन। ये देखिए, आपको कुछ इस तरह से दिखाया गया है। जो स्टोमेटा होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल होती हैं एंड यहाँ बीच में जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसे बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल पोर। और यहाँ पर ये बहुत सारे आपको जो दिखाए गए हैं स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट हैं। अब देखिए स्टोमेटा, यहाँ पर आपको जो स्टोमेटा दिख रहा है ये ओपन टाइप का स्टोमेटा है और यहाँ पर जो स्टोमेटा दिख रहा है ये क्लोज टाइप का है। स्टोमेटा ओपन कब होता है? जब यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, देन जो आपका यहाँ पर गार्ड सेल है वो कैसी हो जाती हैं? टर्जिड हो जाती हैं और स्टोमेटा यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो स्टोमेटा कैसा है? ओपन स्टोमेटा है। स्टोमेटा ओपन कब होता है? तो जनरली डे टाइम में ओपन होता है। जनरली डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है एंड ये जो आपको स्टोमेटा देखिए, यहाँ पर जो वाटर है वो यहाँ पर वाटर का लॉस हो जाता है जिससे यहाँ पर जो आपका गार्ड सेल है वो कैसा हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाता है और स्टोमेटा यहाँ पर कैसा हो जाएगा बेटा? क्लोज। यहाँ पर जो स्टोमेटा दिखाया गया है वो क्लोज स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्लोज कब होता है? तो नाइट के टाइम। वहीं पर बात करते हैं डेजर्ट प्लांट का, तो डेजर्ट प्लांट में जस्ट उल्टा होता है। तो डेजर्ट प्लांट का देख लेते हैं, ये स्पेशल केस है। डेजर्ट प्लांट में क्या होगा? डेजर्ट प्लांट में क्या होगा बेटा? डे के टाइम एंड नाइट के टाइम पर।
मोस्टली ये वाली सिचुएशन पाई जाएगी, बट डेजर्ट प्लांट में इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर डे के टाइम पर क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होता है और नाइट के टाइम पर स्टोमेटा ओपन होता है। क्लियर है, स्टोमेटा कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, एंड डेजर्ट प्लांट में कब क्लोज होगा स्टोमेटा और कब ओपन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अमीबा में न्यूट्रिशन का। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे ही अमीबा फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में जाती है, वो क्या बनाना शुरू कर देती है, स्यूडोपोडिया। तो क्या बनाना शुरू कर देती है, स्यूडोपोडिया। जैसे ही अमीबा फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में जाती है, वो स्यूडोपोडिया बनाना स्टार्ट कर देती है। आइए देखते हैं, ये आपको जो दिखाया गया अमीबा है, अमीबा में आप लोग जानते हैं उसका जो शेप है इर्रेगुलर होता है, वो कंटिन्यूअस अपने शेप को चेंज करता रहता है। आइए देखते हैं, ये देखिए ये अमीबा है, ये जैसे ही इस फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में गया, जैसे ही ये फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में गया, तुरंत देखिए ये किस तरह से स्यूडोपोडिया को यहाँ पर अपने ये बढ़ा रहा है। इस तरह से स्यूडोपोडिया को बढ़ाते बढ़ाते इस फूड पार्टिकल को वो अपने बॉडी के अंदर ले लेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इंगेशन हुआ, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डाइजेशन। यहाँ पर जो फूड पार्टिकल है ये उसका ब्रेकडाउन करेगा। अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है बेटा, फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में। एंड देन क्या, उस फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन हो जाता है, देन उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर उसका क्या होता है बेटा, उसका एसिमिलेशन हो जाता है, वो उसके बॉडी पार्ट में यूटिलाइज करता है, किसके लिए, एनर्जी के लिए। और उसमें जो आपके उसके जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बच जाते हैं, उसको अपने सरफेस पर ले आता है और उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है, उसे बाहर कर देता है, जिसे क्या बोलते हैं, इजेशन। ये देखिए जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, अमीबा उसे स्यूडोपोडिया के थ्रू ही बाहर निकाल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर होता है, उसका एक सिंगल सेल ही ऑल फंक्शन को परफॉर्म कर रही होगी। देखिए यही इंगेशन का काम कर रही है, यही डाइजेशन का काम कर रही है, यही सेल एब्जॉर्प्शन कर रही है, एसिमिलेशन देन इजेशन, ऑल प्रोसेस एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रही है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया गया है आपको, ये जो स्ट्रक्चर आप अच्छे से पहचान रहे होंगे, ये आपको क्या दिखाया गया है, पैरामीशियम दिखाया गया है। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर होता है कि मल्टीसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पाया जाता है जहां से ये क्या करता है, इंगेशन करता है। वो पॉइंट कौन सा है, ये इसका माउथ की तरह वर्क करता है, जहां से ये फूड पार्टिकल का क्या करता है, इंगेशन करता है। अमीबा में यहाँ पर ये जो बहुत सारे माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, सीलिया। पैरामीशियम कैसा होता है, यूनिसेलुलर। इसका शेप कैसा होता है, डिफिनिट होता है, जबकि अमीबा का शेप कैसा था, इर्रेगुलर था। जो फूड ये लेते हैं किसके थ्रू लेते हैं, पैरामीशियम फूड को एक स्पेसिफिक स्पॉट के थ्रू लेता है। वो स्पॉट क्या है, ये है। अब इसके अलावा आप लोगों ने अभी देखा कि अमीबा अपना फूड कैसे ले रहा था, तो स्यूडोपोडिया के थ्रू ले रहा था। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ये पूरा आपको जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये ह्यूमन का ही डाइजेस्टिव पार्ट दिखाया गया है। कहाँ से कहाँ तक, उसके माउथ से लेकर के उसके एनस तक का। तो सबसे पहले बात करेंगे डाइजेशन कहते किसे, व्हाट इज द डाइजेशन।
The process of breakdown of complex food material into simple absorbable form is called digestion. Means digestion का मतलब ही क्या होता है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन। बायोमैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब के सब क्या है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। तो इनका सिंपलर यूनिट में ब्रेकडाउन करना ही क्या कहलाएगा, आपका डाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आ जाते हैं बेटा, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड आ जाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे माउथ कहाँ पर ओपन होगा, फेरिंग्स में ओपन होगा। एंड फेरिंग्स कहाँ पर ओपन होगा, इसोफेगस में। एंड इसोफेगस कहाँ ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, देन एनस। एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या क्या है आपका, लीवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये देखिए आपको जो भी स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है माउथ या बक्कल कैविटी है, ये वाला जो पार्ट दिखाया गया है इसोफेगस है। देन आपका स्टमक दिखाया गया है। देन आपका ये सब जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। देन आपका एनस दिखाया गया है। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है बेटा, ये क्या है, लीवर है। एंड यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये क्या है बेटा, पैनक्रियाज है। और जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो यहाँ पर पाई जाती है बक्कल कैविटी में। आइए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले माउथ की बात करेंगे, बक्कल कैविटी की बात करेंगे। तो जो माउथ होता है वह एक ट्रांसवर्स अपर्चर होता है। जो माउथ होता है ये ट्रांसवर्स अपर्चर ही तो है, ये ट्रांसवर्स अपर्चर ही आपका माउथ है, जो कि बाउंडेड होता है मूवेबल लिप्स के थ्रू। जो आपका माउथ है वह एक ट्रांसवर्स अपर्चर है, जो कि मूवेबल लिप्स के थ्रू ये बाउंड होता है। इस बक्कल कैविटी की अगर बात करें, इस बक्कल कैविटी की अगर बात करें तो इसमें आपका क्या क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड, टीथ एंड टंग। आपके बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड, टंग एंड टीथ पाए जाते हैं। ये जो आपका दिखाया गया है ये क्या है, आपके मूवेबल लिप्स है, जो कि ट्रांसवर्स अपर्चर को बाउंड कर रहे हैं। इसके जस्ट इनर वाला आपका क्या है, ये है बक्कल कैविटी, जो कि आपका यहाँ पर टंग और ये आपका टीथ और यहीं पर सलाइवरी ग्लैंड भी पाई जाती है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंटल फार्मूला इन एडल्ट। ये जो आपका दिखाया गया है यहाँ पर टीथ, हाफ अपर जा एंड लोअर जा के बेसिस पर डेंटल फार्मूला यहाँ पर नोट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आपके दो येलो कलर से बने हुए हैं ये इंसीजर है। एक जो आपका स्काई ब्लू कलर में बना हुआ है ये कैनाइन है। एंड ये जो आपका बना हुआ है दो ऑरेंज कलर में ये प्रीमोलर है। और ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है बेटा, मोलर हैं। तो आइए देखते हैं जो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर होते हैं, इसमें से इंसीजर का मेन काम क्या होता है, इंसीजर का मेन काम होता है नाविंग, कुतरने का। एंड कैनाइन का मेन काम क्या होता है, टीयरिंग का, काटने का। एंड प्रीमोलर एंड मोलर का मेन काम क्या होता है, ग्राइंडिंग या फिर क्रशिंग या फिर क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, मैस्टिकेशन। तो डेंटल फार्मूला आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। देखिए ये हाफ अपर जा एंड ये आपका हाफ लोअर जा। ये आपका हाफ अपर जा, यहाँ से यहाँ तक का टीथ, ये आपका हाफ लोअर जा। तो 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, टोटल आपके कितने 16। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके टोटल 32 हो जाएंगे। तो ऊपर नीचे आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी तो टोटल आपके जो टीथ हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा, 32। ठीक है, तो ये आपका डेंटल फार्मूला है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फेरिंग्स का। अब तक हम लोगों ने पढ़ा
माउथ, बक्कल कैविटी क्या होता है। नेक्स्ट आपके एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो क्या है बेटा, फेरिंग्स। ये जो आपका पार्ट दिखाया गया है ये फेरिंग्स है। यहीं पर इधर जो आपका आया हुआ है ये इसोफेगस की ओपनिंग है। ये जो आपको दिखाया गया है ये ट्रैकिया की ओपनिंग है। तो आपका जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन चैम्बर होता है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। देखिए यहाँ पर दोनों की ओपनिंग होती है, इसोफेगस एंड ट्रैकिया। जो इसोफेगस है ये फूड पाइप होता है, जो ट्रैकिया होता है ये विंड पाइप होता है। जो इसोफेगस होता है ये फूड पाइप होता है जहां से फूड इंटर करता है। जो ट्रैकिया होता है ये विंड पाइप होता है जहां से एयर इंटर करता है। जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है इसे बोलते हैं बेटा ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस को जो कवर करता है उसका नाम होता है एपीग्लॉटिस। ड्यूरिंग स्वॉलोइंग जो एपीग्लॉटिस होता है वो इस विंड पाइप के ओपनिंग को, ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, जिससे जो फूड होता है वो ट्रैकिया में ना जा करके वो कहां पर जाता है, इसोफेगस में, वो इस फूड पाइप में जाता है। क्लियर है। जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन चैम्बर होता है फूड और एयर के लिए। यहाँ पर इसोफेगस और ट्रैकिया दोनों की ओपनिंग होती है। ड्यूरिंग स्वॉलोइंग जब हम फूड को निगलते हैं उस समय जो ट्रैकिया की ओपनिंग है, जो विंड पाइप की ओपनिंग है, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। इस ग्लॉटिस को कौन कवर कर लेता है, एपीग्लॉटिस, जिससे जो फूड है वो विंड पाइप में ना जा करके कहां पर जाता है, इसोफेगस में जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसोफेगस का, फूड पाइप का। तो ये जो है ट्रैकिया के जस्ट बिहाइंड रन करता है। यह एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होता है और यहीं पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी पाया जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा तभी फूड कहाँ से, बक्कल कैविटी से स्टमक तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात आती है कि इसोफेगस में कौन से टाइप का मूवमेंट होता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही जो फूड है वो बक्कल कैविटी से कहाँ पर जा पाती है, स्टमक में जा पाती है। जो यहाँ पर एक टर्म बोलस यूज हुआ है, हमारे बक्कल कैविटी में स्लाइवा की मिक्सिंग होती है, देन वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है बोलस का, तो उसी को बोलस नाम दिया गया है। अब ये बोलस इस बक्कल कैविटी से इस बक्कल कैविटी स्टमक में जिस मूवमेंट के थ्रू जा रहा है उस मूवमेंट को क्या बोल रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टमक का। पानी पी लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टमक का। देखिए ये आपका माउथ का बक्कल कैविटी है, ये आपका इसोफेगस है, एंड ये आपका जो दिखाया गया है ये स्टमक है। स्टमक का ये कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए जो आपका स्टमक है वो किस शेप का स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। लोकेटेड कहाँ होता है, जो स्टमक है वो जे शेप स्ट्रक्चर होता है। जो स्टमक होता है वो जे शेप स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका लोकेशन, जो स्टमक है ये लोकेटेड कहाँ होता है, जस्ट अपर लेफ्ट पोर्शन इन एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायाफ्राम। ये कहाँ पर हमारे बॉडी के लेफ्ट पोर्शन में कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जस्ट जो है एब्डोमिनल कैविटी में
और डायाफ्राम के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टमक की वॉल का। स्टमक की वॉल क्या क्या सिक्रीट करती है? स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। स्टमक के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जो सिक्रीट करती है क्या? HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस का सिक्रीशन कौन करता है? स्टमक की वॉल, जहां पर क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये आपको क्लियर हुआ, जो स्टमक है वो जे शेप स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे बॉडी के लेफ्ट पोर्शन के एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट डायाफ्राम के नीचे पाई जाती है। और सिक्रीशन किस किस का करती है ये? HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस का। नेक्स्ट बात करते हैं स्टमक जो सिक्रीशन करती है, स्टमक में क्या होता है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये सिक्रीशन किसका करती है? गैस्ट्रिक जूस का। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो किसको ब्रेक करती है? प्रोटीन को। पेप्सिन ही प्रोटीन को ब्रेक करती है और प्रोटीन किसमें चेंज हो जाता है? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज में। नेक्स्ट बात करते हैं HCl का फंक्शन क्या है? HCl क्या करता है? वहां पर स्टमक में एसिडिक मीडियम को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूकस का। जो म्यूकस होता है हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारे स्टमक का pH होता है वो बहुत कम होता है। कितना? 1.8 होता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लीवर का। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये क्या है? लीवर है। ये देखिए इतना बड़ा सा आपको दिखाया गया लीवर, जिसका वेट लगभग 1.5 kg होता है। अप्रॉक्स 1.5 kg इसका वेट होता है। लीवर को भी क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ये लोकेटेड कहाँ पर होती है? राइट साइड में। जबकि अभी आप लोगों ने पढ़ा था स्टमक हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में होती है? तो लेफ्ट साइड में। एंड जो आपका लीवर है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में एंड जस्ट बिलो द डायाफ्राम सिचुएटेड होती है। ये कैसी होती है लीवर? बाइलोब्ड। यहाँ पर देखिए ये लीवर है। लीवर का एक लोब आपको ये दिखाया गया है और दूसरा लोब ये। लीवर का एक लोब स्मॉल होता है एंड दूसरा लोब कैसा होता है? बिगर होता है। क्लियर है? ठीक है। लीवर ही किसका? अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं। लीवर ही बाइल जूस का क्या करती है? सिंथेसिस करती है। बाइल जूस का सिंथेसिस कौन करता है? लीवर करता है। एंड स्टोर करने का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। और यहाँ से जो लीवर जो बाइल जूस है वो जाता कहाँ पर है? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम में, जहाँ पर फैट के डाइजेशन के लिए वो काम करता है। तो लीवर क्या करता है? बाइल जूस का सिंथेसिस। तो बाइल जूस का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? लीवर में। सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस कहाँ पर? लीवर में। गॉल ब्लैडर क्या करता है? स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस को स्टोर करने का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर। यहां पर देखिए जो ये आपको दिखाया गया है ये लिपिड का ड्रॉपलेट है, ये फैट है। ये सबसे पहले यहाँ पर आकर के कौन लगता है? बाइल जूस लगता है, बाइल सॉल्ट लगता है। अब ये छोटे छोटे इस तरह से पार्टिकल में टूट जाता है, इसकी मिसली बन जाती है।
देखिए बहुत सारे पार्टिकल में टूट गया है, इस पर कोटिंग आ गई है, जिसे क्या बोल देते हैं, मिसली बोल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियाज का। तो पैनक्रियाज जो होती है ये भी कैसी ग्लैंड होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड भी इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करती है। इसका वो एक्सोक्राइन पार्ट किसका सिक्रीशन करता है, डाइजेस्टिव जूस का, और इसका एंडोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। एंजाइम कौन सा सिक्रीट करता है, ये एमाइलेज, लाइपेजेज एंड ट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये क्या है बेटा, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है, यह भी एक मिक्स ग्लैंड है। इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन एक्सोक्राइन, सेकंड वन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पोर्शन क्या सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव जूस, एंड एंडोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन। इसके कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम है जैसे एमाइलेज, लाइपेजेज एंड ट्रिप्सिन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका सिर्फ नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है फूड मटेरियल का। और बात करते हैं इंटेस्टाइन के पार्ट का, इंटेस्टाइन के पार्ट्स का, तो इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ड्यूडेनम, नंबर 2 जेजुनम एंड नंबर 3 इलियम। ये देखिए आपने पहले पढ़ा था, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, इसोफेगस है। ये जो आपको दिख रहा है ये स्टमक है। और ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये ड्यूडेनम है। और ये जो आपको इस तरह से ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये जेजुनम है। और यहाँ पर जो पर्पल कलर में दिखाया गया है ये आपका क्या है, इलियम है। क्लियर है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये सिर्फ नाम का लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअल में इसकी लेंथ कम होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाइडर होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई गई है, ये आपको वाइडर दिख रही है। जबकि देखिए आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपकी कैसी है, इसके कंपैरिजन में आपकी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाइडर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का जो कुछ फूड्स के डाइजेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है उसका स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की स्टार्टिंग माउथ से ही हो जाता है। माउथ में क्या पाया जाता है आपका, स्लाइवरी एमाइलेज पाया जाता है या टाइलिन पाया जाता है जो आकर स्टार्च पर एक्ट करता है और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हमारे माउथ में सिर्फ यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो 30% का ही होता है, बाकी का 70% अदर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है। फिर वही स्टार्च कहाँ पर जाता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो आकर के लगता है इस स्टार्च पर। इस स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। एंड नेक्स्ट एंजाइम जो आपका है माल्टेज है जो कि आकर के फिर लगता है इस माल्टोज पर और इस माल्टोज को 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है।
तो देखिए ये 3 स्टेप में आपका स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या लग रहा है, सलाइवरी एमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रही है। सेकेंड स्टेप में स्टार्च पर क्या लग रहा है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज लग रहा है और इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर रही है। 30% डाइजेशन कहाँ पर होता है, बक्कल कैविटी में। 70% अगर बात करें तो उसका डाइजेशन अदर पार्ट में होता है। अब इस स्टार्च पर क्या लगता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर इस माल्टोज पर क्या लगता है बेटा, माल्टेज लगता है और 2 मॉलिक्यूल आप ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किसको, माल्टोज को। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टोज का। यहाँ पर जो लैक्टोज है इस पर क्या लगता है, लैक्टेज लगता है और ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सुक्रेज का। सुक्रेज किस पर लगता है, सुक्रोज पर लगता है और सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो माल्टोज है उस पर माल्टेज लगता है तो 2 मॉलिक्यूल आप ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। लैक्टोज पर लैक्टेज लगता है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक हो जाता है। एंड सुक्रोज पर सुक्रेज लगता है तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन का। तो प्रोटीन्स पर, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है, स्टमक में। स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, तो पेप्सिन होता है जो प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स में। फिर ये जो पेप्टोन्स होता है इस पर ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन लगता है जो कि सिक्रीट कहाँ से ये होता है, पैनक्रियाज से। और जाकर ये एक्ट कहाँ पर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस पेप्टोन्स पर लगता है और इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, डाइपेप्टाइड्स में। अब इस डाइपेप्टाइड्स पर क्या लगता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम सिक्रीट करती है जिसका नाम है डाइपेप्टाइडेज। अब ये डाइपेप्टाइडेज जाकर डाइपेप्टाइड्स पर लगती है और इसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, ये अमीनो एसिड्स में। इस तरह से देखिए जो प्रोटीन का डाइजेशन है ये भी कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है आपका, 3 स्टेप में। फर्स्ट प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है, पेप्सिन। सेकेंड पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट है इस डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कौन कन्वर्ट कर रहा है, तो डाइपेप्टाइडेज। नेक्स्ट बात करते हैं फैट के डाइजेशन का। तो जो फैट का डाइजेशन के लिए सबसे पहले फैट का क्या होता है, इमल्सिफिकेशन, जिसमें फैट छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है। उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग आ जाती है जिसे बोल देते हैं मिस्ली। अब इस पर क्या लगता है, ये जो छोटे छोटे मिस्ली बनी हुई है इस पर पैनक्रियाटिक लाइपेज लगता है, ये इसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है। तो देखिए फैट के डाइजेशन का यहाँ 2 स्टेप है। सबसे पहले क्या है, उस फैट पर क्या लगता है, बाइल जूस लगता है और उसका इमल्सिफिकेशन करवा देता है जिससे क्या बन जाती है, बहुत सारी छोटी छोटी मिस्ली बन जाती है। अब उस मिस्ली पर क्या लगता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज लगता है जो कि उस फैट के मिस्ली को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देती है। बस आज यहीं तक।